हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 37 एमसीक्यू फॉर स्टाफ नर्स एग्जाम्स। देखो ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे नॉर्सेट का एग्जाम हो, ईएसआईसी का या फिर अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो। रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हम सिस्टम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आज से स्टार्ट है। गैस्ट्रो के और रेस्पिरेटरी की वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं, 36 पार्ट्स बन चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी फुल ऑन कर सकते हैं क्योंकि एम्स का पेपर अब नियर बाय ही है, सितंबर में है। तो आपके पास टाइम भी कम है क्योंकि इट नीड्स प्रॉपर बेसिक क्लियरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नर्वस सिस्टम, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट एग्जिट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एग्जिट कर रही हैं वो कितनी होती हैं? 31, 33, 24, 30। सो जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल पेयर्स होते हैं वो होते हैं 31, जिसमें 8 होती हैं हमारी सर्वाइकल। ठीक है, 12 होती हैं हमारी थोरेसिक नर्व। ठीक है, उसके बाद हमारी 5 होती हैं लंबर। ठीक है, और 5 होती हैं हमारी सेक्रल, जिसमें 4 फ्यूज्ड होती हैं और 1 सेक्रल काउंट करते हैं। एक होती है हमारी कॉकेक्स, जिसमें 3 फ्यूज बोन्स होती हैं। सो दीज आर द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज एट ग्रेट रिस्क ऑफ। सर्वाइकल 4 की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है क्लाइंट को, वो कौन से रिस्क पे ज़्यादा होगा? न्यूरोजेनिक शॉक, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, पैरालिटिक इलियम या फिर स्ट्रेस अल्सर। तो देखो, जो भी पेशेंट को C4 स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होगा, उसको ज़्यादा इसका रिस्क होगा क्योंकि उसी लेवल पे जो है नर्व्स जाती हैं, डायफ्राम को सप्लाई करती हैं, वो नर्व्स वहाँ से रन करती हैं। तो अगर वहाँ पे वो नर्व्स को, वहाँ की स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो रही है तो उन नर्व्स को भी वो डिस्ट्रप्शन करेगी। और डायफ्राम तो मेन मसल है जो कि हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज रिस्क पे होगा वो पेशेंट जो कि C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों को मैंने ट्रिक से करवाया है, मैंने ये टॉपिक इलेबोरेट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो कौन सी एक्टिविटी इंक्रीज होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से? हार्ट रेट, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम, तो इसमें हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा, पर डाइजेस्टिव एंड स्लाइवेशन जो है वो डिक्रीज होती है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, एक पेशेंट है, जैसे कि आप समझो खुद को, आप कोई तुम्हारे पीछे डॉग पड़ गया तो तुम कैसे उस पर रिएक्ट करोगे, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा करवाता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक से करवाया मैंने। नेक्स्ट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज स्पेसिफिक इन अ क्लाइंट हैविंग न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट इन्वॉल्विंग लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें से कौन सी असेसमेंट दिखेगी उस पेशेंट में जिसका लिम्बिक सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट है? ठीक है, एफेक्ट इज फ्लैट, रिकॉल डेफिशिएंट, डिसओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस, इनएबिलिटी टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा किस चीज़ को क्या दूसरा इसका नाम क्या बोलते हैं हम? इमोशनल ब्रेन। तो ऑब्वियसली तो ये ए फैक्ट जो है उसका जो इमोशनल सिस्टम है कोई भी नहीं होगा, ही इज़ फ्लैट, उसके कोई भी इमोशंस नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेके। तो पेशेंट में ये देखने को मिलेगा, ये असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी। बाकी सब लिम्बिक सिस्टम इमोशन से रिलेट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइल परफॉर्मिंग रॉम्बर्ग्स टेस्ट, नर्स मस्ट इंश्योर पेशेंट। जब हम किसी पेशेंट पे रॉम्बर्ग टेस्ट करते हैं तो क्या इंश्योर करते हैं? गेट, पॉस्चर, सेफ्टी या फिर क्लोजिंग ऑफ आइज। तो देखो रॉम्बर्ग्स टेस्ट क्या होता है, हम न्यूरोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि आइज क्लोज करके खड़ा होना है। ठीक है, तो अगर वो आइज क्लोज करके खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद गिर जाता है, फॉल कर जाता है, तो इट मीन्स वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। अगर वो खड़ा हुआ है और नहीं गिरता तो वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो बैलेंस वाला है, इसमें हम चेक करते हैं न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का बैलेंस। अगर पेशेंट प्रॉपरली खड़ा है तो उसका बैलेंस मेंटेन है, अगर वो फॉल कर रहा है तो उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है बैलेंस का वो
पॉजिटिव है मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें हम चेक ऑलवेज प्रायोरिटी पे रखते हैं सेफ्टी, क्योंकि पेशेंट फॉल भी कर सकता है, हमें क्या पता पॉजिटिव भी आ सकता है पेशेंट का जो टेस्ट है, तो इसलिए हम सेफ्टी रखते हैं कि कहीं पेशेंट कहीं गलती से फॉल करके इंजरी ना करवा ले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइल असेसिंग एन अनकॉन्शियस क्लाइंट हु हैज़ ब्रॉट इन टू द एमरजेंसी रूम आफ्टर रोड साइड एक्सीडेंट, द नर्स वुड मोस्ट कंसर्न इफ द पेशेंट असेसमेंट रिवील्ड। एक अनकॉन्शियस पेशेंट लेके आते हैं रोड साइड एक्सीडेंट से एमरजेंसी रूम में, तो नर्स कौन सी असेसमेंट से मोस्ट कंसर्नड होगी? मेन एलिवेटेड टेम्परेचर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स तभी आता है जब उसका बैसिलर स्कल जो है फ्रैक्चर हो जाए, जो बोन स्कल की जो बोन बेस बनाती है उसका फ्रैक्चर हो जाए, तभी ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स देखने को मिलता है। और अगर नर्स को ये देखने को मिलता है तो इट मीन्स देयर इज़ अ टेंशन, देयर इज़ अ कंसर्न, हमें इसके लिए जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है, हमें देखना पड़ता है अगर कोई पेशेंट ऐसे आ रहा है कि उसको उसका आईसीपी तो नहीं इंक्रीज, उसकी ब्रेन हर्निएशन तो नहीं हो गई, सो ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स इज द सिम्टम ऑफ बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लेंट ऑफ पेन बाय द एल्डरली पेशेंट नीड्स टू बी केयरफुली असेस्ड बिकॉज ऑफ द ओल्डर पीपल। जो एल्डरली पीपल होते हैं उनकी जो पेन होती है, कंप्लेंट होती है पेन की, उसको क्यों असेस करते हैं केयरफुली? have increased tactile perception, often experience chronic pain, have a decrease to pain threshold, have reduced sensory perception। तो आपने सुना होगा कि जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनमें जो सेंसरी परसेप्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि वो जहाँ पेन बता रहे हैं इट मीन्स वो कम पेन बताएंगे बट उनकी सेंसरी परसेप्शंस जो हैं वो कम है, ज़्यादा भी वहाँ पे पेन हो सकती है, तो हमें उसकी पेन की कंप्लेंट को अच्छे से असेस करना है। परसेप्शन डिक्रीज का मतलब पेन होगी बट उनको फील नहीं होगी कि ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, उनको कम पेन फील होगी बट वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जैसे अब एक यंग पर्सन को पेन जितने लेवल की होगी उतने लेवल की पेन ओल्ड पेशेंट को नहीं होती, क्योंकि उनकी परसेप्शन जो सेंसरी परसेप्शन है वो वीक हो जाती है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। द इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग एन अडल्ट पेशेंट हु हैज़ ब्रॉट इन रोड साइड एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कुड हैव रिजल्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। तो इसमें से कौन सी मैनिफेस्टेशन बताएगी कि जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो चुका है? इस पे आएगा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो चुका है, रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है। इंक्रीज द अवेयरनेस एंड अटेंशन, डिक्रीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इंक्रीज लाइवेशन, रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो वही है कि जो हमारा हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें रेस्पिरेशन रेट और रैपिड पल्स होती है, तो इससे पता चलेगा कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, 15-20 मिनट्स की वीडियो है, आपको सब क्लियर हो जाएगा डिफरेंस क्या है सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 42 ईयर्स ओल्ड मेल क्लाइंट इज टू अंडरगो लंबर पंचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लंबर पंचर। एक 42 ईयर्स ओल्ड का मेल पेशेंट है, वो लंबर पंचर के लिए जा रहा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा information है? It may be used to withdraw CSF for diagnostic purpose, specimen obtained to be labeled in their proper sequence, force fluid before and after the procedure, assess movement and sensation in a lower extremities after the procedure। तो देखो जो सबसे ज़्यादा लो वाला इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, दैट इज़ फोर्स फ्लूइड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट बाकी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें पेशेंट को भी बतानी है, सीक्वेंस भी मेंटेन करके रखना है क्योंकि किसी और का लेबल ना हो जाए, और एक्सट्रीमिटीज़ भी देखनी है कहीं हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंजर तो नहीं होगी कोई नर्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पेशेंट विद द सेरिब्रल thrombosis is scheduled for cerebral angiography, which of the following nursing care is appropriate for the client? cerebral thrombosis है उसे, उसकी cerebral angiography होनी है। ठीक है, nursing appropriate care क्या होगी? inform the client that the warm flush and the feeling and a salty taste may occur, avoid applying pressure dressing over the site of puncture, keep the extremity used as a puncture site, flex to prevent bleeding, all of the above।
तो देखो ये सारी ही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट केयर है पेशेंट के लिए, क्योंकि ये जो है एंजियोग्राफी क्या करते हैं, हम आर्टरीज में क्या करते हैं, डाई इंसर्ट करते हैं ताकि जब हम उस चीज़ का एक्सरे ले तो वहाँ पे हमें कॉन्स्ट्रिक्शन नैरोइंग देखने को मिले, जो भी डिफॉर्मिटी है हमें आर्टरी की। तो उस डाई की वजह से जो पेशेंट है वो फ्लश एंड सॉल्टी टेस्ट भी आ सकता है, उसे मेटालिक टेस्ट भी आ सकता है और वार्म भी फील हो सकता है। और उसे कभी भी प्रेशर ड्रेसिंग नहीं करनी, क्योंकि थ्रोम्बोसिस और बनने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे क्लॉट। दूसरा, एक्सट्रीमिटी को फ्लेक्स करके प्रिवेंट करनी है ब्लीडिंग, ताकि आर्टरी को पंचर किया है ब्लीडिंग के चांसेस कम हो। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो दीज आर सम नर्वस सिस्टम क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है, और बाकी वीडियोस भी देख लीजिए। अब नर्वस सिस्टम ही चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।